नमस्कार छात्रों। तो उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 की एसएसटी की जो बुक है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, उसका आज हम तीसरा चैप्टर आज डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मराठा साम्राज्य का उदय। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे यानी पार्ट 1। दोस्तों मैं बता दूं कि ये चैप्टर आपका थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, इसे कम से कम 5 से 6 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, उससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मैं उससे कम में डिस्कस कराने की कोशिश करूंगा। आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं यानी पहली वीडियो है इस चैप्टर से, मराठा साम्राज्य का उदय। उम्मीद होगी कि आपको ये पूरा चैप्टर, इस पूरी चैप्टर की सीरीज आपको अच्छी लगेगी और मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा, आपको हर छोटा टॉपिक समझाने में मदद करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल जो आपके स्कूल में दोस्त पढ़ते हैं, आपके जो ट्यूशन में दोस्त पढ़ते हैं, उनके साथ शेयर कर दें ताकि वो भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मराठा साम्राज्य का उदय। स्टूडेंट्स, जो क्लास 8 की एसएसटी की जो न्यू बुक आई है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे भाग 1, उसके जो शुरुआती 2 चैप्टर हैं मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। उसकी मैंने प्ले लिस्ट आज बना दूंगा, प्लीज़ जाकर देख लेना आपकी सुविधा के लिए। और आज हमारा नया चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, मराठा साम्राज्य का उदय। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा चैप्टर मराठा साम्राज्य का उदय। पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं इनको लास्ट में करूँगा क्योंकि आपको इस चैप्टर के बारे में भी कुछ पता नहीं, मैं जीरो से स्टार्ट करवाने वाला हूँ, तो इसलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, देखिए शुरुआत में आपको एक चार्ट दे रखा है, पहले आपको चार्ट समझना होगा क्योंकि इस चार्ट में इस चैप्टर की टाइमिंग दे रखी है कि इस चैप्टर किस काल का, इस चैप्टर का टाइम क्या है, किस किस टाइम में क्या चीज़ हुई थी। देखिए यह आपका चैप्टर मुख्यतः 630 से लेकर 720, जो मुख्यतः यह चैप्टर आपका 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो मुख्य चीज़ें हुई थी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म, मराठा साम्राज्य का स्थापना, छत्रपति शिवाजी के शासन की आरंभ, हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ था कि 630 एडी में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, शिवाजी का जन्म हुआ था 630 में, इंपॉर्टेंट है याद कर लेना। और 1646 में शिवाजी के शासन का आरंभ हुआ था। यानी आप देख सकते हैं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज 16 साल के थे तभी उन्होंने अपने शासन यानी उन्होंने राज्य चलाना आरंभ कर दिया था। ठीक है, और 1657 में मराठा नौसेना की स्थापना। यानी नौसेना क्या होती है? नौसेना वो सेना होती है जो नाव पर चलती है, यानी जो पानी में चलती है। ठीक है, तो 1657 में मराठा जो नौसेना थी जो उसकी स्थापना हुई थी। और 1666 यानी 1666 में आगरा में कारावास और वहाँ से मुक्ति, यानी 1666 में जो उन्हें कारावास हुए थी और उनसे मुक्ति मिलेगी हम वो पढ़ेंगे। और 1677 यानी 1677 में दक्षिण में उनकी जो विजय हुई थी हम वो पढ़ेंगे। और 1674 में जो रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था हम वो पढ़ेंगे। और शिवाजी का निधन, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो निधन हुआ था 1680 में हम वो पढ़ेंगे। और 1682 से लेकर 1707 तक मुगल साम्राज्य व मराठा साम्राज्य, इन दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती थी, संघर्ष था, तो उनके बीच युद्ध हुए थे, हम जितने भी युद्ध हुए थे हम वो पढ़ेंगे। तो मुख्यतः हम ये चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये थोड़ा माइंड मैप समझ आ गया होगा कि मतलब आप याद मत कीजिए, हम मोटा मोटा हम क्या पढ़ेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप पूछ रहे होंगे कि मराठा साम्राज्य का उदय, ये मराठा कौन थे? पहले हम पढ़ेंगे कि मराठा थे कौन, कहाँ से आए थे, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, हम वो पढ़ेंगे। देखिए मराठा दक्कन पठार, विशेष रूप से वर्तमान महाराष्ट्र के निवासियों का एक समूह है। यानी आपने साउथ में ढक्कन का पठार, मतलब आपने निचली क्लास में यानी 7th क्लास में पढ़ा होगा ढक्कन का पठार, आपने नाम तो सुना होगा ना। ये मुख्यतः जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में पड़ता है ढक्कन का पठार। ठीक है, तो जो ये मराठा थे ना, ये ढक्कन के पठार यानी मुख्यतः महाराष्ट्र के निवासियों का एक समूह है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में यानी ढक्कन के पठार के एक निवासियों का समूह है, ये एक जाति है मराठा। ठीक है, वह मराठी भाषा बोलते हैं। ठीक है, मराठी भाषा बोलते हैं, मराठी सिंपल। इस भाषा का 12वीं शताब्दी से एक सतत प्रवाहमान और समृद्ध साहित्य इतिहास रहा है। यानी इस भाषा का, मराठी भाषा का 12वीं शताब्दी से एक बहुत बढ़िया इतिहास रहा है, साहित्य रहा है, यानी इसका एक समृद्ध लिटरेचर है, बहुत चीज़ें मराठी भाषा में लिखी गई हैं। इस अध्याय में हम यह अध्याय अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार मराठा शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता के रूप में उभरे जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा को निर्णायक रूप से परिवर्तित कर दिया। यानी इस चैप्टर में हम कुल मिला के पढ़ेंगे कि कैसे मराठा जो ये मराठा समुदाय थे, जो मराठा समुदाय के लोग थे, मराठा साम्राज्य कैसे इसने राजनीतिक सत्ता, मुगलों के साथ लड़ाई की और मतलब इनके साथ संघर्ष किया, फिर हमने राजनीतिक सत्ता प्राप्त की और भारत के इतिहास को एक अच्छी दिशा दे दी, एक महत्वपूर्ण दिशा दे दी। ठीक है, हम वो पढ़ेंगे। 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर यादव वंश का आधिपत्य था। यानी आपको पता है कि यादव एक समुदाय है और इसी के साथ जो 13वीं शताब्दी थी ना, उस पर जो महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्र थे, भाग थे, उस पर यादव वंश का नियंत्रण था, उनका आधिपत्य था, अधिकार था।
तब उनकी राजधानी देवगिरी थी, जो बाद में दौलताबाद कहलाई। यानी उस समय उनकी राजधानी थी देवगिरी, जो बाद में दौलताबाद कहलाई थी। ठीक है, आज भी दौलताबाद के नाम से जाना जाता है कई क्षेत्रों में। 14वीं शताब्दी में दिल्ली की खिलजी सल्तनत ने यादव वंश को परास्त किया। यानी आपको पता है कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि 14वीं शताब्दी में दिल्ली में खिलजी सल्तनत थी। फिर क्या हुआ, 14वीं शताब्दी में खिलजी सल्तनत ने ना यादव वंश को युद्ध में परास्त कर दिया, हरा दिया। ठीक है, एक और ये माइंड मैप है। ठीक है, लेकिन लास्ट माइंड मैप ने हमने पढ़ा था कि 1720 तक क्या हुआ था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 1750 से क्या हुआ था। ठीक है, 1754 में दिल्ली पर मराठाओं का नियंत्रण शुरू हो गया। 1754 में मराठाओं ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण कर लिया। फिर क्या हुआ, 1661 में पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा हार गए। 1661 के युद्ध में मराठा हार गए पानीपत के युद्ध में। देखिए, 1775 से 1782 में प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें मराठाओं की जीत हुई। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानीपत का युद्ध, आंग्ला मराठा युद्ध, कई युद्ध हुए थे। पहले आप ये देख लीजिए कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, किस युद्ध की क्या डेट है, कौन जीता कौन हारा, आप वो देख लीजिए। इनके बारे में डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। देखिए, 1775 से 1782 के बीच एक पहला आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें मराठाओं की जीत हुई थी। और 1818 में तीसरा आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें मराठाओं की पतन का कारण हुआ था। देखिए, 1818 में तृतीय आंग्ला युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा सेना हार गई थी और मराठाओं की शक्ति का पतन, यानी मराठाओं का पतन ऐसा माना जाता है यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि 18, देखिए अब मोटा मोटा जान लीजिए कि इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि 1660 से लेकर 1840 में क्या क्या चीज़ें हुई थी। 1840 तक हमने वो पढ़ा। इसमें मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, पतन हुआ, हमने वो सब चीज़ें पढ़ी हैं। शक्ति का पतन हुआ, हमने वो पढ़ा। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, अभी डिटेल में हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, चलिए अगली वाली स्लाइड में चलते हैं। देखिए, ऐसी राजनीतिक परिवर्तनों के मध्यम सांस्कृतिक परंपराएं निरंतर परवान नहीं, विशेष रूप से जो भक्ति से संबंधित थी। यानी इस समय में देखिए, आपने देखा कि कभी मराठा जीतते, कभी मुगल जीतते, मतलब कई युद्ध हुए, कोई कोई जीता। राजनीतिक परिवर्तन कभी किसी साम्राज्य की स्थापना होती, कभी किस साम्राज्य की, मतलब राजनीतिक परिवर्तन होते, लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होते। लोग अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपने परंपराओं के प्रति लगे हुए थे, उनको नहीं छोड़ रहे थे। वो सांस्कृतिक परंपराएं परिवर्तित नहीं हो रही थी, समझना इस बात को। 7वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्यम भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संत और साधुओं ने आध्यात्मिक उत्थापन के लिए ब्राह्मण अनुष्ठानों की अपेक्षा भक्ति मार्ग को अधिक महत्व दिया है। 7वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्यम भारत के कई क्षेत्र थे जहाँ कई संत उभरे, कई साधु उभरे। उन्होंने क्या किया, अध्यात्मक यानी अपने धर्म को समझने के लिए, अपने ईश्वर को समझने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए अनुष्ठान, यानी ब्राह्मणों ने कुछ नियम बताए थे अपने धर्म के पालन के लिए, उन्होंने ब्राह्मणों के नियमों को नहीं माना। उन्होंने क्या किया, ईश्वर की भक्ति का मार्ग अपनाया। उन्होंने कहा बस अपने ईश्वर का नाम जाप कीजिए, अपने ईश्वर की भक्ति कीजिए। उन्होंने बस खाली यही रास्ता अपनाया आध्यात्मिक उत्थापन के लिए। समाज के विभिन्न वर्गों में से आने वाले इन संतों ने लोक भाषाओं में भक्ति गीतों, काव्यों और अनेक ग्रंथों की रचना की, जिन्हें दूर दूर तक पहुँचे। यानी इन साधुओं ने, इन संतों ने लोगों की भाषाओं में गीत लिखे, काव्य लिखे। जैसे कबीर के पद आज भी गाए जाते हैं, दूर दूर तक फैले हुए हैं। कई साल पहले लिखे गए थे, कई सौ साल पहले, सॉरी। तो वही है। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास जी आदि अनेक संत इस कालखंड में लोकप्रिय थे। यानी इस समय महाराष्ट्र के जो कई संत थे, जैसे ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी, तुकाराम जी, रामदेव जी, ये कई संत थे, इस समय में बहुत अधिक फेमस थे। कुछ संतों के ऊपर चित्र भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हैं संत रामदास जी। ये कौन है, संत रामदास जी, देख लीजिए। और ये संत हैं तुकाराम जी, ये तुकाराम जी संत। ठीक है, देख लीजिए, इनकी पिक्चर आ सकती है पेपर में। उन्होंने उपनिषदों और भगवत गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का मराठी भाषाओं में अनुवाद किया तथा इनमें से नियंत्रित दार्शनिक ज्ञानों को जन सामान्य के लिए स्वरूप माना गया। यानी इन्होंने जनता की सुविधा के लिए पढ़ा होगा कि पहले के समय में जो भगवत गीता थी और जो ग्रंथ थे बड़े बड़े, वो केवल संस्कृत भाषा में थे। ठीक है, लेकिन सभी लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते थे। इन्होंने इसलिए इन संतों ने क्या किया, भगवत गीता और अनेक ग्रंथों को मराठी भाषाओं में स्थानांतरित किया, अनुवादित किया, जिससे आम लोगों की भी सुविधा हुई। कुछ संतों ने सिख गुरुओं की भांति सामाजिक संगठन व राजनीतिक चेतना के संवर्धन पर अधिक बल दिया। यानी कुछ संत ऐसे भी थे जिन्होंने अपने संगठन बनाए, अपने समूह बनाए, ताकि वे आध्यात्मिक रूप से ईश्वर का नाम जप कर सकें। मतलब उन्होंने अपना एक समूह बनाया, अपने राजनीतिक चेतना को उन्होंने बढ़ाया। नहीं, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया कि हम इनसे अलग होंगे, इन लोगों से। परिणाम स्वरूप समाज को एक सुदृढ़ सांस्कृतिक आधार प्राप्त हुआ, जिसने आगे चलकर मराठाओं को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठन होने में सहायता की। यानी कुछ संत ऐसे भी थे जिन्होंने मतलब एक सामाजिक संगठन, यानी उन्होंने एक संगठन संघ की स्थापना की थी ना। यही चीज़ आगे चलकर मराठाओं की शक्ति का प्रमुख कारण बनी, मराठाओं को एकजुट किया, एकत्रित किया।
अपने अधिकारों की लड़ाई करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। 17वीं शताब्दी तक कुछ मराठा सरदारों ने स्वराज की स्थापना करने के आरंभिक प्रयत्न किए। वह तभी सफल हुए जब शिवाजी सत्ता में आए और उन्होंने मराठाओं को एकत्रित किया। परंतु शिवाजी कौन थे? देखिए, 17वीं शताब्दी में कुछ मराठा सरदार ऐसे थे जिन्होंने स्वराज यानी अपने एक अलग राज्य, अपना एक स्वराज्य यानी खुद का राज्य की स्थापना की मांग की। लेकिन यह बात उनकी तब पूरी हुई जब छत्रपति शिवाजी महाराज सत्ता में आए, जब उन्होंने शासन संभाला। लेकिन एक प्रमुख क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? कौन थे ये? इनके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लंबा टॉपिक है इनके बारे में, इनका मतलब पूरा इनके बारे में डिटेल में है, वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। जो मैंने आज इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। इंट्रोडक्शन में हमने मेन नहीं पढ़ा कि यह चैप्टर किस समय का है और मराठा कौन थे, हमने वही पढ़ा, ठीक है, जो आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ना था। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि मराठा शक्ति की स्थापना कैसे हुई, बस शिवाजी का उदय कैसे हुआ। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।